क्या अपने माइक को ऑफ कर लें? यस सर, कर लेते हैं। सभी लोग कर रहे हैं, तब आप बहुत आराम से व्याख्यान को सुन पाएंगे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर गंगेश कुमार झा जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप में मैं अपने सहकर्मी डॉक्टर सरोज चौधरी जी का स्वागत करता हूं और अपने सारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आपका माइक ऑफ कर लें। आज आपका फिर आवाज वाइब्रेशन हो रहा है। आज आपका यूनिट 6 जनरल स्टडीज का लास्ट यूनिट होने जा रहा है, यानी 12वां क्लास। ये 6 यूनिट जो आपका है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पीस एंड यूएनओ, आज व्याख्यान होगा और कल इसका दूसरा भाग इंडिया एंड सार्क का होगा। बच्चों, सर के व्याख्यान प्रारंभ होने के पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर गंगेश कुमार झा मिथिला के ही पुत्र हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई एमएल एकेडमी लहरियासराय से 10th पास किया, इन्होंने 12th सीएम साइंस कॉलेज से पास किया, ग्रेजुएशन इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की और एमए इन्होंने जेएनयू से किया। ये अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भारत के स्तर पर लेखन, सेमिनार, सिंपोजिया, संगोष्ठी में काफी सक्रिय रूप में भाग लेते रहे और ये बीपीएससी के द्वारा मारवाड़ी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में नियुक्त हुए हैं और मारवाड़ी कॉलेज में इन्होंने अपनी पढ़ाई के बल पर काफी ख्याति प्राप्त की है। ऐसे विद्वान शिक्षक से आज व्याख्यान आपका होगा, कल भी होगा, और मैं सर से आग्रह करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। Thank you so much sir for kind words, and yes sir. I think I do not deserve that much of attention at this moment. Being a teacher, and I just started teaching here at Mithila University. मैं अपने लोगों के बीच में ही हूँ और मैं थोड़ी सी सर मेरी ये गुजारिश रहेगी कि मैं बाइलिंगुअल हूँ, मैं दोनों मीडियम यूज करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। सर आपका आशीर्वाद है कि हम yes sir, you have trusted and you have believed in me, so I would carry on those responsibility with full dedication and sincerity. So thank you so much for your kind introduction sir. Let me say a few things. I am going to present my topic for this dedicated seminar. Here I have been told that the students are from different backgrounds, science, arts and commerce, and loosely I can say that I'd be more liberal towards arts students because I am from arts background, but then that doesn't mean to say that I'd be doing injustice to others. So instead of taking a textbook definition on
how India had interacted with their neighbors, with the other countries of the world, and on the basis of those interactions, how our foreign policy has been shaped, how the role of India has been, you can say, been from the beginning and from the time immemorial also, we'll be looking into those aspects also. So can I present my PPT? Because I guess that PPT is the best way through which we can see something. I think the number of PPTs are quite high, and I thought that it should have been lesser and that would have been more effective. लेकिन कोई बात नहीं, जितना है जितना कोशिश करते हैं हम लोग कर देते हैं. पहले में एक चीज ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स, these terms have been heard by you. ये वर्ड्स बहुत सारे यूज होते हैं. So can anyone just switch on your mic and say me what do you mean by world affairs, world relation, international relations? Because this topic is very broad in that sense. Okay. Yes. It's interactive in that way. If you won't say, then I'll be going on. आप जैसा कि देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जहाँ से मैं जिस डिसिप्लिन से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि relation among nations, how nation build the relation, and while building those relations sometimes they dissect that relations also. ऐसा नहीं कि केवल वो build ही करते, कई बार relation खराब भी होती है. तो वो जो relation building का जो process है और relations और उसको बढ़ाने का जो process है उसको उसके लिए एक कुछ तरीका चाहिए. Nations would like to interact with other nations. How they would interact when the nations are, yes, they interact by purchasing a good or helping by purchasing good, just like commercial and और फिर एक आपका help करना दूसरे country को. They are helping each country in when they are in trouble. अच्छा. Just like we are in coronavirus. I got your point. We are helping each other. My point is that who in the nation is fit enough to interact with the other nations? Can everyone interact with the other nations? Those who are in the governments or those who are on the higher sub of the governments are, or among every one of them would like to interact, or do we have any ways, do we have any mechanism through which a nation means is not, I'm not talking about India nation, every nation. So this was a problematic part. If you see that, if you go back to history, राजा जब होते थे तो राजाओं का एक दूत होता था जिसको हम राजदूत कहते थे. राजदूत गाड़ी भी होती थी एक जमाने में, बहुत ही पॉपुलर गाड़ी थी. तो राजा का जो दूत होता था वो दूसरे राजा के पास संदेश ले जाता था कि राजा जी ये चाहते हैं आपसे, इस तरह का संबंध बनाना चाहते हैं. उसी को धीरे धीरे रिप्लेस करते करते मॉडर्न टाइम्स में we have evolved into a system where we have replaced those rajduts by the word diplomats. Diplomats जो होते हैं ना वो राजाओं या जो सरकार होते हैं उनके एक दूत की तरह काम करते हैं. You can see that every country had their diplomacy and their diplomats or their diplomatic offices in their respective capital city. हर एक capital city में जिससे भी हमारे संबंध हैं, जहां भी जिस कंट्री का संबंध है, वो एक दूसरे को अलाउ करते हैं वो डिप्लोमेटिक ऑफिसेस खोलने के लिए, जहां पे वो एक दूसरे से उनके दूत रहते हैं और वो बार समय समय पर वो इंटरेक्ट करते हैं. तो वो जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है उसके थ्रू नेशन, जो अभी कह रही थी, आई डोंट रिमेम्बर विदुषी समथिंग, कि इकोनॉमिक वो जो देन व्हाई नेशन इंटरेक्ट क्यों करेगा? सबसे पहला सवाल ये है, क्यों नेशन इंटरेक्ट? इसका सीधा रीजन ये है, नॉट एवरी कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन देमसेल्व्स. समझ रहे हैं कि नहीं? कि हर एक कंट्री जो है वो संसाधन संपन्न नहीं है, किसी न किसी चीज में कोई न कोई कमी है. एंड फॉर लैक ऑफ दोज रीजन एंड फॉर वांट ऑफ दोज रीजन ए नेशन रिक्वायर्स टू कनेक्ट विद अदर नेशंस. वो उनकी एक नेसेसिटी है जहाँ पे उनको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा in order to gain the things which they are lacking in their own countries, or in order to sell something which they are in abundance, जो उनके पास बहुत ज्यादा है.
तो उसके थ्रू जो एक्सचेंज होती है उनके थ्रू वो उनका इकोनॉमिक लाइफ चलता है, जिसको हम लोग कई बार प्रॉफिट और कॉस्ट उस टर्म में देखते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक इंटरेक्शन कहते हैं। एक और भी बड़ा एस्पेक्ट है नेशन, जो पहले भी था, द सिक्योरिटी ऑफ द टेरिटरी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। नेशन जो होते हैं, जिसको हम स्टेट कहते हैं, उसको उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एक पॉपुलेशन होता है, एक टेरिटरी होती है, जो पॉपुलेशन है कुछ टेरिटरी उनको चाहिए। देन दे रिक्वायर टू हैव द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द पीपल हु अदरवाइज कैन नॉट रेगुलेट देमसेल्व्स, जिनके ऊपर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिसको आगे चलकर हम गवर्नमेंट्स कहते हैं। और गवर्नमेंट को इफेक्टिवली काम करने के लिए दे रिक्वायर टू हैव सर्टेन पावर्स, द पावर्स व्हिच मेक नेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स आल्सो। दैट पावर इन पॉलिटिकल साइंस इज नोन एज सॉवरेन पावर। तो इसको हम संप्रभुता कहते हैं। खैर ये छोड़िए, ये इस स्टेट के एलिमेंट्स हैं। तो स्टेट जब इंटरेक्ट करती है दूसरे स्टेट के साथ, उनके बहुत सारे मायने होते हैं। केवल एक लेवल पे या किसी एक तरीके से वो इंटरेक्ट नहीं करती है। उनके मायने जैसे ये होते हैं कि उनको अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सॉल्व करना है, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको रिजॉल्व करना है, उनके जो अदर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनको भी रिजॉल्व करना है। तो ये सब जो चीजें होती है वो एक प्रॉपर वे में की जाती है, जिसको यहाँ यस डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेसी के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये है एक नेशन का कि एक इंटरेक्शन करने का मतलब होता है कि क्यों इंटरेक्ट करता है। अब दूसरा सवाल आता है, क्या हर एक बार हर एक नेशन एक ही जैसा इंटरेक्ट करता है? इंटरेक्शन डजंट मीन दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू विन। ये जो पॉसिबिलिटी है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये पॉसिबिलिटी कैनॉट बी फिक्स्ड फॉर एवर, इट्स ऑलवेज इन ए फ्लक्स, ये कीप ऑन चेंजिंग। यानी कि कई बार हम गेन करने के लिए इंटरेक्शन करते हैं, कई बार हम लूज भी कर जाते हैं इन ऑर्डर टू गेन इन द फ्यूचर और समथिंग अदर व्हिच वी आर नॉट करेंटली गेनिंग बाय हैविंग इंटरेक्शंस और बाय हैविंग एग्रीमेंट। तो ये सब जो चीजें हैं वो आती हैं नेशन के इंटरेक्शंस में। अब ये सवाल होता है कि जब हम डिप्लोमेसी बनाते हैं, डिप्लोमैट्स बनाते हैं, तो एक नेशन को इंटरेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी भी बनानी पड़ती है, नीति बनानी पड़ती है। जैसे हम लोग सब अपने लिए नीति बनाते हैं, पढ़ने के लिए एक नीति बनाते हैं, नेशन एक नीति बनाती है। उस नीति को नॉर्मली वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। डोमेस्टिक पॉलिसी, डोमेस्टिक मतलब जो हमारे लोकल नीड्स और लोकल मैटर्स से उनसे संबंधित एक नीति, उनके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है। और एक एक्सक्लूसिवली एक मिनिस्ट्री होती है जो फॉरेन पॉलिसी के लिए या फॉरेन पॉलिसी के मैटर पे दे वर्क टुगेदर। जब जिसको हम पहले जमाने में फॉरेन मिनिस्टर्स कहते थे, नो द टर्म हैज बीन चेंज। पहले फॉरेन मिनिस्टर जिसको कहते थे, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने इसका नाम बदल कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी जो एक्सटर्नल अफेयर से संबंधित, जिसको विदेश मंत्री। तो एवरी नेशन हैज मिनिस्टर, एवरी नेशन हैज अपॉइंटेड ए मिनिस्टर प्रिसाइजली फॉर द रीजन to conduct, to carry out the foreign policy in order to improve their standings in the committee of the world। यानी कि उनकी जो वर्ल्ड में स्टैंडिंग है उनको इम्प्रूव करने के लिए वो अच्छे लोगों को मिनिस्टर्स बनाते हैं, अच्छे लोगों को राजदूत नियुक्त करते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। अब सवाल आता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे बनती है? पॉलिसी तो कई तरह की होती है, पॉलिसी बनाने के प्रोसेस, ईडियम, गाइडेंस वो सब एक ही जैसा है, लेकिन नॉर्मली क्या आधार होना चाहिए? जब कोई नेशन फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो उसका कई सारा, मैंने आप कह सकते हैं बहुत सारे आधार होते हैं, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इमनेंट दैट वी कॉल कि वो फॉरेन पॉलिसी दैट वुड ऑलवेज सबसर्व द नेशनल इंटरेस्ट। एक वर्ड कई बार आता है नेशनल इंटरेस्ट। जो भी हम काम करते हैं वो किस में करते हैं? राष्ट्रीय हित में, यानी कि राष्ट्र का जो हित है वो सबसे इंपॉर्टेंट रखा जाता है। अब इसका सवाल ये भी आता है कि क्या राष्ट्र का हित हमेशा एक जैसा रहता है या बदलते भी रहता है? ऑफ कोर्स कुछ चीजें होती है जो दैट नेवर चेंज, जैसे हमारी ज्योग्राफी है। नो नेशन वुड लाइक टू लूज देयर पार्ट्स ऑफ टेरिटरी, व्हाटएवर टेरिटरी दे हैड। रादर अगर आप पीछे जाएं तो पीछे क्या होता था कि सारी जो लड़ाई होती थी, वार वगैरह होती थी, इट वाज ऑल फॉर द रीजन टू विन टेरिटरी और टू एनेक्स टेरिटरी। अगर आप हिस्ट्री वगैरह कभी पढ़े होंगे, यहाँ पे क्या है
कि हम अपनी टेरिटरी को प्रिजर्व करने के लिए, सेफ रखने के लिए हम उसको एक आधार मानते कि ये हम कभी नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट हाउ इंडिया हैड boldly asserted that the parts which is being claimed by either China or Pakistan is not their own part, it's our parts. And we will never lose those parts no matter what may come. चाहे इसके लिए कुछ भी लड़ाई करनी पड़े. और आपने देखा ही होगा, historically we have waged 3 wars with Pakistan to protect our sovereign rights and to protect our boundary. तो ये जो हम कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसको भी हम कई सारे चीजों में डिवाइड करते. कुछ चीजें हमेशा स्टेबल होती, परमानेंट होती, दे विल नेवर चेंज. सर्टेन इंटरेस्ट आर चेंजिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. और आप देखेंगे जो पहले जो इंटरेक्शंस होते थे, उस इंटरेक्शंस में नेशन क्या करते थे, सारा का सारा इंटरेक्शंस जो था और सारा का सारा जो फोकस होता था इन ऑर्डर टू परचेज मोर आर्म्स टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रोवाइड एन आर्किटेक्चर ऑफ सेफ्टी. अब जो है, अब नेशन क्या करते हैं, they had shifted their focus. Rather, they want to have an economic improvements. Soft power, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर. ये वर्ड सुना है कि नहीं? हार्ड पावर का मतलब कि आपका मिलिट्री माइट्स कितना है, आपका फिजिकल माइट्स कितना है, हाउ इज योर टेरिटोरियल आर्मी, whether those armies are capable to wage war with the mightier nations. लेकिन अब जो है, अब जमाना थोड़ा सा शिफ्ट किया from territorial army to men and people. Now we are focusing more on other aspects of security, and that of course entails the economic aspects. कई बार आपने देखा कि छोटे nations जो है, they have improved a lot. If you look around, Singapore, South Korea, Japan, all these nations, once upon a time, a very smaller and very less powerful nation, but then they had done, and their military mights had not catapulted themselves, but then the economic mights had given them leverage in other sectors also, where they can have one-to-one interactions with the greater nations of the earth. तो अब ये सब चीजें जो हैं ये आती हैं डिप्लोमेसी में. इसीलिए आप देखें जो डिप्लोमैट्स पहले होते थे और जो अब डिप्लोमैट्स होते हैं, उनके नेचर या उनकी जो ट्रेनिंग है, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग. Now they have become a mercantile, that you have to win more for your nation and we have to make more profit for your nation, and how better and how quickly and how effectively you can do that depends, that gives the quality of the diplomat. So I think it's a very small background. On this backdrop I will start my presentation quickly. I'm just going through it. You can see, just say hello. Hello sir, one question is there sir. As question I would take, but let me start with the presentation first. Yes. It is related to this. Yes. But can you give some light on realistic approach of studying international politics? जी, realistic approach of studying international. आपका क्या political science background है? Yes sir. आप ज्यादा अच्छे से explain कर सकते हैं realistic approach क्या है. I'm getting my point. I think if I would bog down into theory, then others who are from different backgrounds, they would not be able to understand these things. ये एक सही सवाल इन्होंने उठाया कि इंटरनेशनल रिलेशंस या वर्ल्ड अफेयर्स में 2 अप्रोच होते हैं चीजों को समझने का. एक होता है रियलिस्ट और एक होता है आइडियलिस्ट. जो रियलिस्ट है, they assess the situations, they assess their strength and the weakness, and then they take decisions that would favor or that would give them a kind of boost, either physically or statistically. वो रियलिस्टिक है. लेकिन जो आइडियली है, आइडियली के लिए क्या है कि पीस, डेमोक्रेसी, जो बहुत ही अच्छे चीज होते हैं वर्ल्ड में, एंड दीज थिंग्स आर हाईली डिजायरेबल फॉर एवरीवन, उनके प्रोटेक्शंस के लिए काम करते हैं, नो मैटर वेदर दैट इज ब्रिंगिंग शॉर्ट टर्म लॉस टू द नेशंस एंड अदर्स. आप देखेंगे जब हम लोग फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे, इवन इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैड a kind of, you can see the idealism initially. जब Jawaharlal Nehru prime minister थे, and he was a great statesman that we have, and he has given this so-called idealism to the Indian foreign policy, and that tilt had been continued till Lal Bahadur Shastri. और लाल बहादुर जी के समय थोड़ी सी हमारी जो पॉलिसी थी, और चाइना वॉर, यू कैन से चाइना वॉर में जब इंडिया हैड बीन डिफीटेड 1962, and that was a kind of, you can say, the
turning point in the history of the foreign policy in India, where the foreign policy has been forced to shift their tilt towards pragmatism or towards realism. तो ये realism में वास्तविकता, वास्तविक आपके आधार है, उसके आधार पर you will see the meaning of foreign policy. Traditionally, it was one of the important features, and even today, the foreign policy is the biggest job and perhaps the most significant job of a nation to have. The strategy is adapts to advance its national interest, as articulated by जो हम लोगने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था. ठीक है, ये है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही शुरू में. आप देखेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. I have enumerated all the policies from all the time, and you have a lot of prime ministers in the. सबसे पहली जो हमारी शुरुआत थी पंचशील से. पंचशील आपने देखा होगा, पंच मीन्स 5. Faith in the peaceful coexistence and cooperation. Then we have also had a non-alignment movement. जो एक नाम था, निर्गुण देशों का सम्मेलन था. उसके भी रीजन्स थे. जिस जमाने में हमने नाम को एडॉप्ट किया था, उस जमाने में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना थी. विडंबना ये थी कि उस समय में 2 सुपर पावर हो चुके थे. 1940s के बाद जब सेकेंड कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उस कोल्ड वॉर के बाद यू कैन सी द राइज ऑफ 2 great powers which we call as super powers. और नेशंस के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था. आइदर यू फॉलो द वन पावर और टू फॉलो द अदर पावर. आप एक को फॉलो करते तो आपका दूसरा नाराज हो जाएगा, या दूसरे को करते तो पहला नाराज हो जाएगा. एंड दैट वाज अ वेरी, यू कैन से, द टफ चॉइस फॉर इंडिया व्हिच हैज रिसेंटली गॉट इंडिपेंडेंस. 1947 हमें इंडिपेंडेंस मिली थी और हमें अपने देश को बिल्डअप करना था. तो हमारे लिए एक डबल चॉइस था, वेदर वी शुड गो इनटू दैट कैंप और दिस कैंप. A camp led by United States of America, and one was led by the Soviet Union, the erstwhile Soviet Union. And that ultimately turned into a Cold War rivalry. और इंडिया ने कहा कि this is not the right time to allow this country to get walked into in either of the camp. और जो हमारे लिए harmful भी होगा, हमें दोनों से profit लेना है. So we have, and country like India also, उस जमाने में कई सारे countries आजाद हो रहे थे. 1940s से 60s के बीच में बहुत सारे कंट्री जो कॉलोनीज थे, धीरे धीरे करके वो आजाद हो रहे थे. तो उन सब के लिए एक बहुत ही टफ सवाल था कि वो क्या करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे इंडिपेंडेंट होगी. और उन्होंने ये सोचा कि हम एक तीसरा गुट बनाते हैं जो आइसोलेशनिस्ट नहीं होंगे, लेकिन उनको जहां से जो फायदा मिलेगा, दे विल हैव इंटरेक्शन विद ऑल काइंड ऑफ वर्ल्ड्स विदाउट थिंकिंग एंड बोदरिंग फॉर द अदर्स, जिसको हम नाम कहते हैं निर्गुट. यानी कि हम किसी गुट में नहीं है, निर्गुट. हम सब गुट के साथ हैं और हम किसी गुट के साथ नहीं है. लेकिन आप आगे चलकर देखेंगे कि दिस पॉलिसी हैड failed India at many occasions. Perhaps the biggest failure we had during 1962 China war, when we had asked for the help and none of the nations which were a party to NAM had given us and provided us any help. And perhaps afterwards you can see that India had slightly moved from the NAM to the other forum where they can have the significant interactions and engagements. So what are the factors that influence foreign policy making? Foreign policy बनाना है, इसके लिए जब foreign policy बनती है, you can see that these are the ways. कि पहले हम ये identify करते हैं कि what is the biggest problem that hampers our nation. फिर हम cost analysis करते हैं कि किस तरह से हम interact करेंगे, उसका cost क्या होगा, benefit क्या होगा. Domestic aspect is also important. Domestic aspect include the kind of governance and the government, whether the government is in minority or government is in majority, or the significant. आप देख सकते हैं जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी has a very large amount of majority, and perhaps that majority allowed him to take many decisions which had been pending in many years in the past, जो और दूसरी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी. कंसेंसस मतलब लोगों के बीच में एक जुटता भी बनाना है कि जब कोई आप फॉरेन पॉलिसी का कोई एक डिसीजन तो नहीं है, इस डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री. सो वी हैव टू हैव ए डिसीजन बेस्ड ऑन कंसेंसस, यानी कि सबकी सहमति. और कई बार प्रॉब्लम्स भी आती है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट. दैट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. द प्रेशर ऑफ टाइम, कई बार हमारे पास टाइम कम रहता है और अर्जेंसी ज्यादा रहती है. द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, नेशनल स्टाइल, दैट्स आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट. What kind of leaders we have, whether they are very proactive or they are less active, or whether they have knowledge into those areas, whether they are very popular or not so popular, and the commitment and the precedence. So you can see that all these factors are important
in making foreign policy. अब एक सवाल ये भी आता है कि why we make foreign policy. We have already discussed the reason for making a foreign policy is to allow nations to gain more national powers, the powers which make nation a very significant nation in the community of the world. और उस national powers को यहाँ पे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, जिसमें कुछ टैंजिबल फैक्टर्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो फैक्टर्स हमारे लिए सामने में दिखता है, जैसे ज्योग्राफी है। अब आप ज्योग्राफी देख लीजिए इंडिया और नेपाल का, हम चाह के भी नेपाल को दुश्मन नहीं बना सकते और नेपाल भी चाह के इंडिया के लिए दुश्मन नहीं हो सकता है, और वो चाह भी ले, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन क्या है, हिमालय। हिमालय प्रोवाइड्स अस ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बैकअप जो नेपाल में है। तो नेपाल हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगा, दो इट्स ए लैंडलॉक्ड नेशन। ज्योग्राफी जैसे इंडिया पाकिस्तान के आप देख सकते हैं कि हाउ पोरस द बॉर्डर्स आर, इंडिया बांग्लादेश, कि उधर से टेररिस्ट इधर आ जाते हैं, उधर से लोग इधर आ जाते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, रिफ्यूजीज की, टेररिज्म है। ये सब जो चीजें हैं वो टैंजिबल फैक्टर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज। वी नो व्हाट आवर रिसोर्सेज आर एंड वी कैन कैलकुलेट दोज रिसोर्सेज आल्सो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि intangible factors are also very important when we attempt to make a foreign policy for a nation, and those intangible factors are sometimes you can see that's political and economic structure, whether those structures are conducive providing good educational and technological level. You can see that how the countries which once upon a time hated India or disregarded us now giving us a lot of attention. For example, the United States, UK, ये जो countries हैं जहाँ पे हमारे बहुत सारे इंडियंस गए, टेक्नोक्रेट्स गए, वो सब जो है वो हमारे लिए एक तरह से पावर टूल्स का काम करते हैं। आप अभी देखा होगा कि कोवैक्सीन, जब वैक्सीन की बात चली थी, जब जहाँ पे जो बाइडेन ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी हेल्प टू इंडिया, द इंडियन पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स दे हैव pressurized the governments and they have voted significantly for the Joe Biden government in Democrats elections कि आप अगर नहीं करते तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा, हमारी दोस्ती अब बहुत सिग्निफिकेंट हो गई है। तो ये सब बहुत चीज, नेशनल मोरल भी एक बहुत चीज होती है। द प्राइम मिनिस्टर, हाउ यू कैन सी दैट immediately after the attacks and in Jammu and Kashmir we have taken a Uri attack I'm talking about, कि कैसे लोग जो हमारे मोरल्स लो हो गए थे and India had carried out the surgical strike and that had given the kind of push कि हमारा जो नेता है think about the country and their progress and then international strategic position। कई बार कंट्री की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, जो सिक्योरिटी का जो पोजीशन, वो भी सिक्योरिटी के लिए बहुत मायने रखता है, उसका पोजीशन कैसा, whether it's landlocked, whether it has a lot of sea एरिया। आप देख सकते हैं इंडिया के लिए अभी आप देख सकते हैं जो साउथ चाइना सी है, जहाँ पे चाइना ने क्लेम कर दिया कि हमारे एक आइलैंड भी बना रहा है कि सारे हमारे हैं, एंड इंडिया इज आल्सो वेरी क्लोज टू दोज एरिया, साउथ चाइना सी। बट देन प्रॉब्लम इज दैट वी आर protesting, we are resisting, but we are not able to stop China and we are not able to bulldoze them as many countries do so। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये हमारा होता है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पोजीशन। ये कई कंट्रीज को फायदा भी पहुंचाता है, कई कंट्रीज को गर्व फायदा भी पहुंचाता है। ठीक है, कुछ की टर्म्स हैं जो आप लोगों के लिए फेमिलियर होना जरूरी है। बायलैटरलिज्म, बाय मींस टू, और लैटरलिज्म मतलब एक तरह से हम जब इंटरैक्ट दो नेशंस के बीच में होता है तो उसको बायलैटरल कहते हैं। मल्टीलैटरल मींस वेयर मोर देन टू नेशंस आर इन्वॉल्व इन डायलॉग एंड डिस्कशंस to negotiate whatever they want to negotiate, economic deals, the other kind of deals. Those kind of institutions are called multilateral. The biggest example of multilateral is WTO, नाम सुना होगा, World Trade Organization। इतना बड़ा 164 nations are the parties to it and they all are interacting for their इकोनॉमिक एंड ट्रेड, ये एक ट्रेड फेयर ट्रेड के लिए और इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे नेशंस एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। डिप्लोमेसी का एक मात्र उद्देश्य क्या होता है? टू रिप्रेजेंट ए नेशन एंड टू नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ ए डिप्लोमैट। डिप्लोमेसी में कई बार ये भी कहा जाता है, अगर आपने सुना होगा, एक जोक है कि हु आर द गुड डिप्लोमैट्स, हु कैन बी द बेस्ट डिप्लोमैट्स? बेस्ट डिप्लोमैट्स आर दोज when he says yes it means perhaps, and a good diplomat can never say no।
अगर नो कहना तो वो अच्छा डिप्लोमेट नहीं हो सकता। देन यू ऑल्सो हैव हर्ड द टर्म हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, मिलिट्री माइट। सॉफ्ट पावर जैसे आपने देखा होगा इंडिया की स्टैंडिंग, जब हमने 21 जून 2015 को हमारे प्राइम मिनिस्टर और यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया कि फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिस डे एज International Yoga Day, and it had given a lot of prestige and leverage to India as a soft power. Otherwise also we had been emerging as a soft power. आपने देखा होगा कि हमारी कंट्रीज में कई सारी BPOs काम करती है, और BPOs क्यों आती है? क्योंकि Indians are more familiar in English and they are learning more English, और वो जो इंग्लिश है उनके लिए एक एसेट का काम करता है। तो ये सब जो पावर्स है नेशन के, जो सॉफ्ट पावर्स हैं, दे ऑल्सो अलाउ देम टू इंटरेक्ट एट ए डिफरेंट लेवल। जो पहले हार्ड पावर के थ्रू होता था, वो सॉफ्ट पावर ने भी थोड़ा थोड़ा उसको सप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। एंड द इरा इज नाउ ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर। नेशनल इंटरेस्ट जो हमने डिस्कस किया था, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर। कोई भी जब फॉरेन पॉलिसी बनती है तो हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखती है। अब ये अलग सवाल है कि राष्ट्रीय हित उनके उस समय के क्या है, उस समय के साथ बदलते भी रहते। जैसे आपने देखा होगा कि किसी एक जमाने में इंडिया, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, इंडिया स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन ने हमें बहुत हेल्प किया था उस जमाने में। लेकिन अब जो है 1980s के बाद, राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, एंड मोर प्रिसाइजली आफ्टर जो हमारे वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, हमने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ थोड़ा सा मुड़ना शुरू किया। और ये एक आपस में रेसिप्रोकल था कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी इंडिया का साथ चाहिए, क्योंकि उसको चाइना जो इस रीजन में डोमिनेट कर रही है, चाइना को कंटेन करने के दे वांटेड इंडिया टू कम टुगेदर, एंड थ्रू दिस यू कैन से द फ्रेंडशिप दे कैन कंटेन चाइना। तो हमारी भी ऐसा नहीं कि हमारी मजबूरी है, मजबूरी उनकी भी है, एंड दैट्स व्हाई वी हैड कम टुगेदर। सो ये जो है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट ऑलवेज परमानेंट। उसके कुछ परमानेंट पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी इकोनॉमिक पॉलिसी, अभी हम जितने इंटरेक्शंस करते हैं या नेशंस जो भी इंटरेक्ट करते हैं, दे आर ऑल डूइंग प्रिसाइसली टू एनहांस देयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। उसके लिए जैसे हमने एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस किया, कई सारे एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन किए, जिसमें आपने देखा होगा कि वी हैव रिफ्यूज्ड टू साइन NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक ट्रीटी थी जहां पे ये था कि इस ट्रीटी को साइन करने के बाद जो भी नेशन साइन करेगा वो आगे से कोई फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं करे। इंडिया हैड स्टेडफास्टली रिफ्यूज्ड टू साइन दिस ट्रीटी फ्रॉम द बिगिनिंग। 1968 से इंडिया ने कहा कि दिस ट्रीटी इज ए काइंड ऑफ डेथ वारंट फॉर द नेशंस व्हिच आर बीइंग in close proximity with the so-called nuclear powers, और उनके लिए बहुत ही detrimental है, उनके लिए बहुत ही घातक है अगर वो साइन करते। इसीलिए हमने कहा कि we would keep our options though we are peace-loving nations। ये हम लोग आगे देखेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते, हम किसी से लड़ाई चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर लड़ाई थोपी जाएगी तो हम you cannot remain a mute spectator, and that was the reason इंडिया ने कहा कि ये जो ट्रीटी है वन साइडेड ट्रीटी। इन्होंने कहा कि 5 नेशंस जो होंगे, जो न्यूक्लियर दादा होंगे, न्यूक्लियर हैव्स, वही केवल जो 1968 तक उन्होंने न्यूक्लियर आर्म्स इकट्ठा कर लिए, उनके पास वो रहेगा। उसके बाद कोई न्यूक्लियर आर्म्स नहीं कर पाएगा। अब आप यकीन कीजिए 47 में पहला बम गिरा था, उसके बाद हमने हाइड्रोजन, ये दोनों कंट्री ने हाइड्रोजन बम भी बना ली, और 1968 तक उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होगी कि दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड 5 टाइम्स ऑल ओवर अगेन, बोथ द रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जो न्यूक्लियर पावर्स है। अब उनको लगा कि हम तो सुरक्षित हो गए, अब इन लोगों को हम न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे, एंड बट देन इंडिया हैड रिफ्यूज्ड इट। और जब इंडिया ने रिफ्यूज किया तो ऑब्वियस इज व्हाट इंडिया डिडंट डू, पाकिस्तान कैन नेवर डू। पाकिस्तान ने भी रिफ्यूज किया, एंड वी आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, चाइना भी न्यूक्लियर स्टेट है, एंड वी हैड वॉर विद बोथ नेशंस, और इधर ईरान भी बगल में है। तो इस कंडीशंस में इंडिया ने कहा कि इट्स नॉट ए इम्पोर्टेंट चॉइस फॉर इंडिया टू हैव द नो न्यूक्लियर आर्म्स। वी 1998 में हमने सर्ट किया बाय पोखरण 2 कि हमारी जो ये न्यूक्लियर ये है टेस्टिंग है, दैट वुड मेक इंडिया एज ए न्यूक्लियर स्टेट। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी आप देखेंगे बहुत स्लाइड्स हैं, इसको हमने 2 तरह से डिवाइड किया। एक तो जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, जिसमें हम चाणक्य, नीतिसार, उन सब बुकों की बात करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल इंटरस्टेट रिलेशंस की बात की गई,
दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट और आवर डिस्कशन। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है नेहरू 1947 के बाद, इसको हमने 3-4 ये कन्वीनियंट ये क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं कोई टेक्स्ट बुक क्लासिफिकेशन है। एक हमने क्लासिफाई किया कि नेहरूवियन, जो नेहरू का क्या योगदान था फॉरेन पॉलिसी में, जिसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हैं, जो पंचशील और नन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेकिन नेहरू जी के मरने के बाद थोड़ा बहुत चेंज हुआ, एंड दैट वुड कंटिन्यू विद सम थिंग्स फ्रॉम नेहरू एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द अदर प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन उसको हम इंडिविजुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस देम। उसके बाद एक वाजपेयी जी की बात एक थोड़ा सा शिफ्ट है। वाजपेयी जी वाज बोथ द फॉरेन मिनिस्टर ड्यूरिंग जनता रेजिम एंड द प्राइम मिनिस्टर आल्सो, एंड नाउ वी आर इनटू a third shift where our prime minister has announced and has taken a paradigm shift in foreign policy making। ये जो तीनों इरा हैं इसको आप देख सकते हैं, एक ये हिस्टोरिकल है। नीति सार में भी आप देखे होंगे कि दंड की बात की गई, लेकिन दंड किसके लिए? वार की बात की गई कि वार जो है नेशन तभी लड़ेगा when it's no option and it's the last option। उसके otherwise war should not be the first option or the first choice for any nation। This is what our Niti Sar informs us। Then you can see the नारद मुनि थे उस जमाने में, उनको सेलेस्टियल डिप्लोमेट कहा जाता था। वो धरती से लेके आसमान के बीच में वो सारी खबर देते थे, वो कंसिलिएटर का काम करते थे। वेरी वाइज काउंसलर आल्सो एंड इंस्टिगेटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आल्सो। नारद मुनि सबसे पुराने हमारे डिप्लोमेट हुआ करते थे। कौटिल्य ने भी he has given a significant attention to how a state can have their relations with other nations। और आप जब देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने बताया कि कैसे एक नेशन जो होस्टाइल स्टेट उसके बगल में, जिसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं, बिगड़ा वर्ड यूज किया था, उसके साथ हमें कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए। पहले हमें संधि की तरफ जाना चाहिए अगर पीसफुली पॉसिबल है, अगर नहीं तो न्यूट्रल होना चाहिए। आसन मतलब हम नहीं कुछ करेंगे, और अगर वो भी नहीं काम किया तो यानी कि एक्सपेडिशन, आर्मी इकट्ठा करके हम लड़ाई करेंगे। सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर स्टेट, ये सारे के सारे उन्होंने स्ट्रैटेजी बताए थे कि दीज आर द स्ट्रैटेजी दैट वुड बी यूजफुल और हेल्पफुल फॉर ए नेशन टू चेक आउट देयर फॉरेन पॉलिसी। नाउ वी कम डाउन इमीडिएटली टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, और जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन था नेहरू का वो था पंचशील। साइन किया गया था अप्रैल 29, 1954 में। And this policy stands for these 5: mutual respect, mutual non-aggression। हम एक दूसरे के टेरिटरी में एग्रेसर का काम नहीं करेंगे। We won't aggress to each other, mutual non-interference, equality and mutual benefits and peaceful coexistence। ये सारी पॉलिसीज इंडिया और चाइना ने लगभग साइन की। लेकिन आपने देखा होगा कि जब नेहरू जी चाइना में ये पॉलिसी साइन करके आते हैं और उनके आते ही उनके पीछे पीछे चाइनीज आर्मी आ गई थी, and we had small skirmishes in parts of Arunachal Pradesh। और वो शायद नेहरू जी के लिए बहुत दुखदायी था। नेहरू जी couldn't imagine how the Chinese army and the Chinese they could betray our confidence, and that was perhaps the important lesson for our policy makers कि ये जो पॉलिसी है ये काम नहीं करेगी। इस फिर एक और पॉलिसी आई थी 1947 में ही, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किया था नन अलाइनमेंट का। ये पॉलिसी क्या थी? यानी कि नेशन की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी जहाँ पे वो न किसी के साथ अलाई करेगी न किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी। किसी मिलिट्री अलाई का वो मेंबर नहीं जो इसके नाम के मेंबर होंगे, 110 112 के करीब इनके नंबर्स हैं। एब्सेंस ऑफ फॉरेन मिलिट्री बेस, कोई नेशन अपनी धरती को फॉरेन मिलिट्री बेस के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो थी नाम में। Is my slide visible or not? It is visible, sir. Visible. Features of non-alignment. Opposition to Cold War. Cold War हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि हमारे टाइम कम है और हमारा टॉपिक कम। Cold War was a very important era and that lasted in 1980s when you had the Soviet Union getting disintegrated, Berlin is getting united, and that was a kind of announcement that Cold War is getting over। लेकिन सवाल ये है कि Cold War जो खत्म हुआ उस Cold War के बाद अब जो 90s के बाद है एक जो वर्ल्ड बना वो एक hodgepodge वर्ल्ड बना। Whether we are living in a unipolar world और bipolar जो Cold War था और multipolar world। लेकिन Cold War के जमाने में नेशंस के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थे, चॉइस बहुत ही लिमिटेड थे कि what। Yes।
और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा, उस जमाने में जब यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्समैन थे, उन्होंने कहा, बहुत अच्छा डिक्लेरेशन किया, इफ यू आर नॉट विद अस देन यू आर अगेंस्ट अस। यू गेट माय पॉइंट? वो कहते अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम ये मानेंगे कि आप हमारे अगेंस्ट में थे। So person or a nation can never be neutral. That was the Cold War era, and that was a very, very tough choice for India. And India was Swati Singh, kindly unmute yourself. ठीक है, ये नॉन अलाइनमेंट था। आप देखते हैं अभी हमारे जो नई फॉरेन पॉलिसी 1960s 70s के बाद थी, उसमें जो शिफ्ट आया है, उसमें ये सारे रीजंस हैं कि व्हाट ड्राइव्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी जो हम बनाते हैं उसके लिए ड्राइवर्स क्या क्या है, ये फैक्टर्स हैं। कन्वेंशनल सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारी कन्वेंशनल सिक्योरिटी है, जहाँ पे हम नॉन न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, वो हमारा एसेट्स है, उसको हम मेंटेन करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही साथ हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, उसको हम मोड़ेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी, आई थिंक एनर्जी सिक्योरिटी एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस you need to understand why energy security has become so important for all the nations, and perhaps the nations which are trying to develop themselves. हम underdeveloped से developing nation हो गया, और perhaps within 10 to 15 years we are on the path of becoming a developed nation. लेकिन जब हम developed nations बनते हैं तो हमारी needs ज़्यादा है, पर कैपिटा पावर कंजम्पशन अभी भी हमारे देश में बहुत कम है। हमें बहुत सारी फैक्ट्रीज चाहिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चाहिए जहाँ पे पावर का कंजप्शन होगा, लेकिन आप मानते हैं कि पावर का जो सोर्स है वो बहुत ही लिमिटेड है। इट्स गोइंग टू इसको हम कहते हैं कुछ सालों में ही ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इफ यू डोंट हैव द पेरेनियल सोर्स ऑफ पावर इन योर कंट्री, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, आपके कोल सप्लाई वो भी लिमिटेड हैं, सो व्हाट टू डू देन? कैन ए नेशन बेयर टू हैव द कॉस्टली परचेज ऑफ दोज पावर फ्रॉम अदर नेशंस? ये भी पॉसिबल नहीं। तब एक इंडिया ने ऑप्शन से निकाला और कंट्रीज ने निकाला कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करेंगे न्यूक्लियर पावर के थ्रू, और न्यूक्लियर पावर्स को हम उसके थ्रू हम इजीली यू कैन हैव द एनर्जी। और आप देखेंगे फ्रांस हैड गिवन ए काइंड ऑफ रोल मॉडल्स जहाँ पे बहुत 2/3 जो उनकी एनर्जी सप्लाई है दैट्स कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्स, और इंडिया ने भी इस चीज को डिसाइड किया कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी दैट वुड बी पॉसिबल ओनली थ्रू द न्यूक्लियर एनहांसमेंट। और तभी हमने 2012 में एक ट्रीटी साइन की थी, द 123 एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे हमें ये न्यूक्लियर फ्यूल्स और न्यूक्लियर सप्लाई दिया जाएगा फॉर द पीसफुल यूज एंड फॉर द पीसफुल पर्पसेज ऑफ दिस कंट्री। और इसके अलावा और भी कई सारे हम लोग साइन किए, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किए, जहाँ पे हमें न्यूक्लियर जो मटेरियल है जो हमारे देश में बहुत टाइप में अवेलेबल नहीं है, वो हमें मिलेगा फॉर द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब जो चीजें हैं वो सब इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड प्रेस्टीज सिक्योरिटी, यानी कि हमारी जो वर्ल्ड स्टैंडिंग है जो पहले भी बहुत अच्छी है, फिर से इट शुड बिकम ए गुड स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, जहाँ पे हमारी बात सुनी जाती है और हमारी बातें समझी भी जाती है। अब आप देखेंगे इस फॉरेन पॉलिसी के जो डायमेंशंस हैं इसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि कल हमें इंडिया एंड सार्क देखना है, तो फॉर दैट रीजन वी हैव जस्ट लेफ्ट आउट साउथ एशिया। जिस रीजन में हम हैं उस रीजन को हम साउथ एशिया कहते हैं, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें आसियान एक बहुत बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया के लिए शुरू से ही ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, और इंडिया अभी भी उस रीजन के साथ अपने रिलेशंस को खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि उस रीजन रिलेशंस को और आगे करना चाहती है। एंड यू कैन सी दैट व्हाई द जीडीपी ऑफ द आसियान इज ऑलमोस्ट मैचिंग टू द जीडीपी ऑफ G7 नेशन, even more than that। जितनी जीडीपी इन G7 नेशंस, ग्रुप ऑफ 7 रिच नेशंस प्रोड्यूस करती है, उतनी ही लगभग बराबर जीडीपी आसियान नेशंस प्रोड्यूस करती है, जिसमें इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, थाईलैंड है, सिंगापुर है। ये सब जो रीजन है जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, वो एक बिल्कुल इकोनॉमिकली पावर हाउस प्रोग्रेसिव नेशन, साउथ कोरिया है, इन सब के साथ इंडिया हमेशा अपना जो संबंध है वो बढ़ाना चाहती है। और ये हम इसलिए भी चाहते हैं, इससे कल्चरल रीजन भी, यू कैन सी दैट हाउ इंडिया हैड बीन कल्चरली कनेक्टेड विद दोज नेशंस, आइदर थ्रू द बुद्धा हु हैड ऑलवेज स्माइल्ड ऑन इंडिया, द बुद्धा इज स्माइलिंग, or through our the so-called Hindu, the Indonesia, Bala, Sumatra,
द्वीप जहाँ पे हमारे पुराने संबंध रहे। तो ये भी एक रीजन रहा है इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी में, जो पॉलिसी कहलाती थी लुक ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ देखिए। द ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस। और कोल्ड वॉर के बाद ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया के लिए। Perhaps it has become inevitable to counter with China, because China is posing the great challenge not only to India but to the other nations in Southeast Asia also, either through having their tactics in the South China Sea। तो उन सब के लिए भी एक फायदे का सौदा है जहाँ पे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया दे वुड कम टुगेदर टू फॉर्ज ए न्यू पार्टनरशिप ऑफ प्रोग्रेस। और आप देखते हैं कि हमने कई सालों तक हमें आसियान में मेंबर स्टेट के रूप में बुलाया जाता है। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आसियान का हमें मेंबरशिप मिल जाए, सो वुड हैव मोर लिवरेज, मोर असर्शन एंड मोर से इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ दोज आवर कंट्रीज। देन वी मूव टुवर्ड्स, अब ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इस लुक ईस्ट से हम कहाँ, ये पुराने जमाने की पॉलिसी थी, जब 1990s 96 में पॉलिसी थी। इस पॉलिसी से हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद एक और डॉक्ट्रिन आया था, दिस डॉक्ट्रिन ऑल्सो पर्टिनेंट टू द साउथ एशिया रीजन, जहाँ पे हमारे जो नेबर्स हैं उसके साथ संबंध कैसा होना चाहिए। गुजराल साहब विदेश मंत्री भी रहे और कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री भी बने। उस दौरान उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को प्रपोन किया व्हेन ही वाज फॉरेन मिनिस्टर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि नेबर के साथ जो हमारी डीलिंग होगी वो इस 5 प्रिंसिपल के आधार पे होगी। यानी कि जो हमारे 5 नेबर हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव एंड श्रीलंका, इंडिया उसके साथ कभी रेसिप्रोसिटी यानी कि जो देगी उसके बदले में कुछ लेने के लिए एक्सपेक्ट नहीं करेगी, रादर दे वुड गिव मोर एंड वुड टेक लेस। कोई भी साउथ एशियन कंट्री जो है इस रीजन में, दे वुड नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी नेशंस, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, चाहे वो कुछ और मैटर्स हो, वो अलाउ नहीं करेंगे। Countries should not interfere in the internal affairs of one another. This is the key principle. All South Asian countries, जितने भी South Asian countries हैं, they should respect एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है या उनकी जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसको वो रिस्पेक्ट करेंगे। और इंडिया ने सबसे लास्ट में, इंडिया हैड यूनिलैटरली ऑफर्स कंसेशन एंड हेल्प्स टू ऑल द अदर नेशंस इनटू दिस रीजन। और आप इसने देखा होगा कि इंडिया ने बहुत सारे कंसेशन दिए, जिसमें इकोनॉमिक कंसेशंस भी हैं कि हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, जो सामान आपको भेजेंगे आपके लिए तो वो हम टैक्स वेव ऑफ करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये इस पॉलिसी के पार्ट हैं। गुजरात डॉक्ट्रिन के बाद वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक शिफ्ट देखते हैं, यू कैन सी हियर कि वो जो शिफ्ट था वो बहुत बड़ा शिफ्ट जिसको हम कहते हैं, इट हैज बिकम मोर प्रैग्मेटिक एंड द नेशंस व्हिच हैड बीन टैबू इन द पास्ट, जो पहले जमाने में इंडिया के लिए एक टैबू था, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और अदर नेशंस, नाउ इंडिया वांट टू फॉर्ज पार्टनरशिप विद दोज नेशंस इन ऑर्डर टू रिप बेनिफिट्स फ्रॉम दोज नेशंस एंड देयर एसोसिएशन। जैसे इजराइल है, इजराइल के पास एग्रीकल्चर की सबसे बेस्ट टेक्निक, शायद आप लोग में से कोई जानते भी होंगे, इजराइल एक मात्र ऐसा नेशन है जहाँ पे बहुत कम वेस्टेज ऑफ वाटर होती है, वाटर स्टार्व नेशन है। और उन्होंने इतनी अच्छी टेक्निक डेवलप कर ली है कि वाटर के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए और उनके प्रिजर्वेशंस के लिए और उसके अच्छे यूज के लिए इंडिया वांटेड टू हैव द रिलेशनशिप विद इजराइल। लेकिन हमारी जो पास्ट फॉरेन पॉलिसी थी, दैट बिकम एन इम्पेडिमेंट इन द पाथ टू अप्रोच इजराइल। और इस चीज को वाजपेयी जी ने बिल्कुल एक सिरे में कहा कि अब ये सब फॉरेन पॉलिसी में नहीं चलेगा, अब हम सीधा सीधा अनएम्बिगुअस रहेंगे कि हमें क्या कर, किससे संबंध बनाना, जो हमें बेनिफिट देगा, we would have those relations. So slightly India had started setting up those so-called idealism of the past era. Then आपने देखा होगा उसी दौरान 1998 में कारगिल वार हुआ था। उस कारगिल वार में 99 में, उस कारगिल वार के बाद इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम आया। उसके बाद जो सबसे इमर्जिंग प्रॉब्लम रही वो क्या है, पूरे साउथ एशिया रीजन में इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना। और चाइना के लिए भी हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हम लोग बाद में आएंगे, मोदी जी के डॉक्ट्रिन पे जब आएंगे तब हम लोग देखेंगे। और इंडिया ने जब वाजपेयी जी ने पोखरण 2 किया था, उस समय हमारी बहुत फजीहत हुई थी पूरे वर्ल्ड में। एवरी कंट्री दे हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग इंडिया दैट इंडिया हैड बिकम ए रोग नेशन, दे हैव स्टार्टेड टेस्टिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर्स। लेकिन इंडिया ने कहा कि ये टेस्ट हमने केवल अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करने के लिए किया, हमारा कोई बैड या इल इंटेंशन नहीं है।
rather India had announced the moratorium, और उसी दौरान उन्होंने कहा कि हम आगे से कोई टेस्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने एक ऑफर भी दिया कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। परहैप्स that's very important relationship between India and other nations which are nuclear nation। अगर न्यूक्लियर नेशंस जो दूसरे हैं जो हमारे ऊपर यूज करेंगे तो हम रिफ्रेन भी नहीं करेंगे, बट देन वी वुड नॉट बी द फर्स्ट वन टू यूज द न्यूक्लियर मैटर्स और न्यूक्लियर वेपन्स फॉर अदर स्टेट। तो ये सब जो चीजें थी वाजपेयी जी की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी अच्छी बात थी। वाजपेयी जी ने दे हैव स्टार्टेड हैविंग ए गुड पाकिस्तान पॉलिसी आल्सो, जो हम कल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंडिया और साउथ एशिया। वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स मोदी डॉक्ट्रिन। मोदी जी की जो पॉलिसी थी उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा, इट्स इनएलिजिबल मिक्स ऑफ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। इंडिया वुड यूज मोर प्रोएक्टिवली एंड मोर असर्टिवली विद द नेबर्स, यानी कि इस पॉलिसी का ही नाम दिया गया नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि दैट्स द एजेंडा और दैट्स द फोकल पॉइंट फॉर इंडियाज पॉलिसी मेकिंग। पहले हम रूल टेकर, यानी कि जो हमारे ऊपर रूल बना के लाद दिया जाता था उसको हम एक्सेप्ट करते। नाउ वी हैव बिकम रूल मेकर, हम ही रूल बनाएंगे एंड दूसरों को उसमें सहयोग करना होगा। बायलैटरल डिप्लोमेसी गॉट a major boost after the coming of Modi government into the power, and perhaps you can see that it was all aimed at having heavy foreign investment, and that gives a lot of economic capacity to a nation through Make in India program and engagement with the multilateral and regional trade negotiation, जहाँ पे हम लोग ब्रिक्स वगैरह की देखते हैं कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एक फोरम बनाया। We are playing a very important, not dominant role into those association। एक तरह से ये इंडिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, यानी कि इंडिया जो भी हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे उसमें एक्सप्लिसिटली हमारा ध्यान और ध्येय रहेगा कि वो इंडिया के हित में हो, इंडिया के फायदे में हो। ठीक है, ये मोदी डॉक्ट्रिन का एक छोटा सा एस्पेक्ट है। टू पुट गुड यूज ऑफ रिलीजियस डिप्लोमेसी, अगर रिलीजियस डिप्लोमेसी से भी नेशंस का कुछ भला हो रहा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इनटू दैट एंड वी कैन हैव। क्योंकि आपने देखा होगा कि बुद्धा इज सेलेबल, बुद्धा को हम लोग एक तरह से यूज करते हैं। व्हाई द अदर कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग ए लॉट इन इंडिया, मे बी जापान, मे बी साउथ कोरिया, because they all believe in Buddha, and you know that Buddha had a greater connection, great vibes with India, so they cannot have any relations where India would not be an important। तो उसको हम क्यों नहीं कैश करें? If that is important, then Modi ji he has visited more than 50 nations where the international visibility was the major agenda। ठीक है कि हमारी जो विजिबिलिटी थी वो बहुत कम हो गई थी कुछ दौरान, उसको हमें एक्टिवली हमें असर्ट करना, उस स्पेस को फिर से वो करना। साइबर सिक्योरिटी ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा था। परहैप्स दिस हैड इमर्ज्ड एज ए मेजर चैलेंज टू काउंटर द टेररिज्म एंड इट्स चैलेंजेस। और हम यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि हम अपनी जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उसको यूज करेंगे इन ऑर्डर टू स्टम एंड इन ऑर्डर टू हैव सर्वेलेंस ऑन दोज द मल्टीलैटरल लेवल। ये सब चीजें आपने देखा होगा मोदी जी के डॉक्ट्रिन्स में है। तो इसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये 4-5 डॉक्ट्रिन जो ये 4-5 पॉइंट पे है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, pragmatic policy, then you have the neighborhood first, and then all the policy and its direction would be aimed at to win and to gain more economically for India। आप देख सकते हैं कि इस पॉलिसी में इंडिया ने थोड़ा बहुत सार्क से शिफ्ट करना शुरू किया बिम्स्टेक की तरह। बिम्स्टेक जो है एक तरह से ये बे ऑफ बंगाल में जितने नेशंस हैं उसके उनके साथ एक पार्टनरशिप करने की बात की गई। फिर एक इंडिया पैसिफिक, इंडिया ने क्वाड को भी सपोर्ट किया। क्वाड एक क्वाड्रिलैटरल अलायंस है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे इंडिया ने चाइना, और इन सब नेशन के लिए चाइना एक प्रॉब्लम्स है। सो इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना एंड इट्स पॉलिसी ऑफ OBOR, वन बेल्ट वन रोड, जो हम आगे देखेंगे, इसके लिए इन्होंने क्वाड को एक्टिवेट किया एंड इंडिया हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इनटू दोज पॉलिसीज। एक और पॉलिसी जो मोदी जी के देन है और मोदी जी ने इस दौरान उसको बहुत प्रमोट किया, दैट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये सिर्फ कहाँ है? लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट, एंड इट्स बेस्ड ऑन 4 C's, द कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी कि ये जो है ये 4 गाइडिंग ईडियम्स हैं इंडिया के इंटरेक्शन के लिए साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ। और फॉर द होल रीजन दे हैव द पॉलिसी व्हेयर दे कॉल एज
सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स, यानी कि सागर नाम दिया गया है, यानी कि हर एक नेशंस की सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है और हर एक नेशन का सिक्योरिटी के साथ ग्रोथ का समन्वय एक इम्पॉर्टेंट है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक ग्रेटर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है विच वी हैड विद दीज नेशंस। एक और चीज जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, आपने नाम सुना होगा, OBOR, where India had refused to sign and India had refused to join this treaty, one belt one road policy। ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि China is trying to resurrect its dominant position into this region by recreating and revisiting the older Silk Route, जो लैंड भी था और मैरीटाइम भी था। यस, ठीक है। तो ये जो ओल्डर सिल्क रूट था, जिसको चाइना ने एक कहा कि एक पॉपअप किया कि हम इसको रिवाइव करेंगे, लेकिन चाइना का एम वो रिवीजन कम था और असर्शन ज्यादा था, एंड दैट वाज सेंस्ड बाय इंडिया। इंडिया ने इसको सेंस किया कि इसके थ्रू जो चाइना है वो इस पूरे रीजन और पूरे वर्ल्ड में, आप नाम भी देखेंगे, वन बेल्ट वन रोड, बाद में वन को ड्रॉप करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा गया, BRI, क्योंकि वन का मतलब you are trying to impose your own views on the entire world, and it was suspected by not only India but all other nations like Soviet Union. They had also faced problem in Central Asia where China wanted to make inroads. USA और इन सब ने कहा कि ये जो पॉलिसी है, एक तरह से चाइना ने एक it's a guard under the guise of this policy, China wanted to take a dominant position in the world, and which we would never allow, and that's why we have refused it. कई लोगों ने कहा कि ये इंडिया का जो डिसीजन है वो सही नहीं है, may be or may not be. We are not going to discuss whether it's right or wrong, but then India had its own reasoning for suspecting the China intents, and I can see that the region was the China-Pakistan economic corridor. The China की जो पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप बनी है, ये एक तरह से इंडिया को घेरने की तैयारी है स्ट्रैटेजिक सर्कल में, और इंडिया ने इसको भापा और इंडिया ने इसको कहा कि हम नहीं जाते हैं, उस आपके जाल में हम फंसने वाले नहीं। एंड रैदर इंडिया हैड मूव्ड टुवर्ड्स फॉरवर्ड व्हाइल ज्वाइनिंग विद द अदर रीजन्स बाय क्रिएटिंग ब्लू डॉट नेटवर्क, यानी कि BRI जो इनिशिएटिव्स था, वन बोल्ट वन रोड, उसका एक अपोज्ड पॉलिसी आया, उसके कन्वर्स में आया ब्लू डॉट नेटवर्क, एक तरह से जहां पे नेशंस जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडियन पैसिफिक रीजन से, वहां पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स होंगे उनको एक तरह से इवैल्यूएट करेगा, और क्या क्या इवैल्यूएट करेगा, देयर डेट्स, उनके ऊपर कितने बोझ हैं, कर्ज हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड लेबर स्टैंडर्ड। सो दिस वाज a kind of rebuttal to the policy of the OBOR. फिर एक और पॉलिसी आती है, आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा, but it's very important and significant from India's standpoint, and it had given a quick, you can say, a group of nations, the cynosure of attention was India in the Quad, the Quadrilateral Security Dialogue, or Quad group is an informal strategic forum comprising India, Japan, Australia and United States. जहाँ पे कभी क्वाड की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई, वैक्सीन पार्टनरशिप, जहाँ पे हमने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, और इस इनिशिएटिव के तहत ये डिसाइड किया गया कि जितने भी कंट्रीज हैं वो एक तरह से उनको हेल्प करेंगे इक्विटेबल एक्सेस के लिए, कि जो कंट्री नहीं वैक्सीन है या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो एक दूसरे को वो करें। इंडिया और इसके लिए फाइनेंस जो है क्वाड से आएगा। डिस्कशन ऑन चाइना, ये भी है, साइबर अटैक जो चाइना करता है बार बार, कई बार आपने देखा, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था, तो इसको कैसे काउंटर किया जाए और कैसे चेक किया जाए। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। WTO वगैरह हम लोग कल देख लेंगे। एक ये है की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक दिस वुड बी डिस्कस टुमारो, दैट व्हाट आर द की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यू कैन सी दिस स्लाइड, वर्ल्ड हिस्ट्री एक तरह से आप नजर देख सकते हैं कैसे कैसे 1900 से 45 के बीच में it was so tumultuous, so quick and so problematic that many nations have been forced to change their policies because of these historical events and regions also. एक और भी सवाल आता है कई बार हमारे जहन में कि जो इंटरनेशनल लॉज जो हम साइन करते हैं या जो एग्रीमेंट करते हैं, why a nation obey it? What are the reasons for their obedience?
एंड दीज आर द रीजन। सेल्फ इंटरेस्ट, अपने हित के लिए वो करते हैं। फियर ऑफ डिसऑर्डर, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है डिसऑर्डर भी हो जाए। आइसोलेशन, अगर नहीं करते तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। पनिशमेंट भी है कई सारे ग्रुपिंग्स में। एंड आइडेंटिफिकेशन विद इंटरनेशनल नॉर्म्स। द कोल्ड वॉर पीरियड आई एम नॉट गिविंग। फिर एक और आपका टॉपिक है रोल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पीस। इंडिया ने क्या क्या रोल अदा किए। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को शायद पता होगा कि वी फ्रॉम द बिगिनिंग हैव बीन ए पीस लविंग नेशन। वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा था एंड वी कंटिन्यू टू अबाइड बाय दिस वसुधैव कुटुंबकम, जहां पे हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम किसी को डिस्टर्ब करें या हमारा किसी के साथ लड़ाई हो। एंड यू कैन सी द वे इंडिया हैड बिहेव्ड इन द पास्ट एंड इंडिया इज बिहेविंग नाउ। There is no change. There is complete continuity from the beginning till now, where India had taken an stance to promote peace and to promote friendship. लेकिन जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती है तब हम वैसे भी नहीं बैठते हैं। तो ये उसका एक सबसे बड़ा नमूना ये है कि आप देख सकते हैं कि अपार्थाइड मूवमेंट जो अफ्रीका में था, जहाँ पे एक एंटी रेशियलिज्म थी, उसका इंडिया ने शुरू से विरोध किया और इसका बहुत ज्यादा कॉस्ट देना पड़ा इंडिया को। वी डोंट हैव ए गुड पार्टनरशिप विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कोल, और कोल उस जमाने में बहुत जरूरत थी इंडिया के लिए, और सोना वगैरह, और उनके साथ भी हमने उस कॉस्ट पे भी हमने साउथ अफ्रीका को अपोज किया। तिब्बत वाज द बिगेस्ट, यू कैन से, द प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और तिब्बत के ऊपर जो अत्याचार हुआ, इंडिया हैड टेकन ए ग्रेट कटल्स इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ तिब्बत एंड तिब्बतन्स, even at the cost of annoying and enraging China, and which we have paid it. हम शुरू से ही कहते हैं टेररिस्ट हमारे लिए केवल चैलेंज नहीं है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड पीस के लिए चैलेंज है। लेकिन कोई नेशन ये बात सुनता नहीं था। जब 9/11 हुआ तब पूरे वर्ल्ड की नींद खुली और तब उन लोगों को लगा कि वाकई में ये इट्स ए बिग चैलेंज फॉर ऑल द नेशंस। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज द की। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, इसका सबसे बड़ा पार्ट ये है कि इंडिया का रोल क्या रहा वर्ल्ड पीस में। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पीस कीपिंग ऑपरेशन, यानी कि हर एक जो कंट्री डिस्टर्ब वहाँ पे उनको यूनाइटेड नेशंस की ट्रूप्स आती है और वहाँ पे वो मिशन लेके जाती है। और शुरू से ही इंडिया ने उसमें असिस्ट किया है, बोथ फिजिकली बाय सेंडिंग मोर ट्रूप्स एंड बाय इकोनॉमिकली ऑल्सो। एंड इंडिया हैड टेकन ए लीड बाय 2015। इंडिया परहैप्स वाज द ओनली नेशन हु हैव to have highest number of casualty and highest number of troops being sent to all those missions. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पीस कीपिंग मिशंस में हमने हमेशा से योगदान दिया, क्योंकि हमारा मानना था कि पीस जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू और एक कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। और इसके लिए हमने यूनाइटेड नेशंस और जितने भी फोरम्स थे वहाँ पे हमने सपोर्ट किए। इसका एक खामियाजा इंडिया को भुगतना भी पड़ा था जब हमने अपने आर्मी को भेजी थी श्रीलंका में, and we have to pay the heavy cost by having our prime minister getting killed by those forces. ये सब चीज हमने आपके उसके लिए दे दिया, मैं बाद में दे दूंगा। Quickly we jump and we come to the United Nations. समय है, can we continue or not? Yes. Yes, sir. Should we continue? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा यहाँ पे एक एब्रप्ट वो आया है, क्योंकि हम वर्ल्ड के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कितने मेंबर्स हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? कैन एनीवन से क्विकली? आज के समय में यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स आर देयर। जिस मेंबर को मेंबर स्टेट्स कहते हैं यूनाइटेड नेशंस में, जो कंट्रीज उसके पार्ट्स हैं उनको हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स कहते हैं। यूनाइटेड नेशन क्यों बना? ये 24 अक्टूबर 1945 को बना, जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे। इसका बैकग्राउंड छोटा सा मैं बता देता हूँ। एक इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में शुरू हुआ और 1919 में खत्म हुआ, उस दौरान बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी। और उस कैजुअलिटी के बाद कई नेशंस ने ये महसूस किया कि आगे से हम ऐसी कोई लड़ाई ना होने दें। इसके लिए हमें एक ऐसी ग्रुपिंग्स बनानी चाहिए, एसोसिएशन, जो इन सब चीजों की रखवाली या सुरक्षा करेगा। उसके बाद उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया। लेकिन आप देखते हैं जिस नेशन ने इस आइडिया को प्रॉप अप किया या प्रमोट किया, वो नेशन खुद ही उसका पार्ट नहीं बना। द रूज बेल्ट
America refused to become the part of the League Nation. Soviet Union didn't become the part of League of Nation. और League of Nation जब दो बड़े नेशन उस जमाने के पार्ट नहीं बने तो उसका हश्र वही होना था जो हुआ, and ultimately it resulted in a second world war that was more colossal and that was more severe than the first world war, and it had affected almost all the nations, both the victors and the victims. जो नेशन हार गए वो भी उतने ही इफेक्ट हुए जो नेशन जीते, चूंकि जो नेशन जीता उसकी जो इकोनॉमी थी पूरी तरह से चरमरा गई. एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज द बिगेस्ट एग्जांपल वंस अगेन, where they have the massive unemployment, massive suicides, and it has forced them to announce a great deal policy. जो जहाँ पे एक सोशल वेलफेयर पॉलिसी वो अनाउंस करते हैं in order to contain the problems that had occurred because of this. और उसी दौरान नेशन ने एक बहुत ही पावरफुल नेशंस के लिए एक एसोसिएशंस बनाने की बात की थी, जिसका परिणाम है कि अल्टीमेटली वी हैड द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कमिंग इनटू 1945, जिसमें इंडिया वाज ए पार्टी. इनिशियली 51 नेशंस वर देयर एंड नाउ वी हैव द now we have 153 nations. 24th October is celebrated as United Nations. इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. Sovereign equality of all nations, to fulfill ये ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, to save the succeeding generations from the scourge of war. यानी कि आगे से ऐसी कोई लड़ाई ना हो जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी, और आगे का जनरेशन सेफ रहे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट लोगों के प्रोटेक्ट हो, लोगों को जस्टिस मिले, रिस्पेक्ट मिले, एंड टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस. इन सब के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का बनना जरूरी था, जिसका अंतिम जो ये है वो है यूनाइटेड नेशंस बना. 111 आर्टिकल्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं. इसके प्रिंसिपल्स हैं सॉवरेन इक्वलिटी, ऑल द मेंबर्स. इसके 5 मेजर ऑर्गन्स हैं, 6 आप कह सकते हैं, जिसमें एक अब नहीं है. उन 5 ऑर्गन्स में आप देख सकते हैं जनरल असेंबली इज द काइंड ऑफ पार्लियामेंट, जहां पे सारे मेंबर उनके मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं सारे उनके मेंबर्स हैं बाय डिफॉल्ट. सिक्योरिटी काउंसिल इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी. दिस इज समथिंग वेयर यू कैन सी दैट एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम सुरक्षा परिषद कहते हैं. इसमें 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं एंड दे हैव वीटो पावर्स, और जो 10 मेंबर्स हैं वो 2 साल पे उनकी मेंबरशिप बदलते रहते हैं, जिसमें 2 हर एक कॉन्टिनेंट से इलेक्ट होते हैं ऑन रोटेशन बेसिस. हर एक 2 साल में उनकी टर्म खत्म हो जाती है. एक तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, क्योंकि ये माना गया कि विश्व की सुरक्षा केवल युद्ध से ही नहीं बल्कि लोगों की पॉवर्टी और उसको इरेडिकेट करने से भी आएगी, और इसके लिए जरूरी है कि इकोनॉमिक और सोशल जो डेवलपमेंट्स है उसको भी प्रमोट किया जाए साइड बाय साइड. और इसके लिए काउंसिल बनी इकोसोक, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. अभी हाल में ही इंडिया हैड बिकम द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल, जहां पे 21 मेंबर्स हैं एंड यू हैव 2 ईयर टर्म्स. ट्रस्टीशिप काउंसिल पहले जब 1945 में ये बना था, उस जमाने में कई सारे रीजन ऐसे थे जिसपे किसी का कोई अधिकार नहीं था, या जहाँ पे बहुत सारे लोग अधिकार या दावा करते थे. तो उन सबको ये कहा गया कि वो सब सीधा सीधा यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में वहां पे काम होंगे. बाद में 1960s के बाद इट डजंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, नो इट हैज बीन डिसबैंडेड. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कई बार आपने नाम सुना होगा कि हमारे देश में, हमारा जो अभी एक हाल में पाकिस्तान में हमारे अपने उन्होंने कैप्चर कर लिया, एंड वी हैव विन दैट बैटल इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे जजेस होते हैं, 16 जजेस होते हैं जिनके 9 इयर्स के टर्म्स होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं मैटर्स बिटवीन द नेशंस या अमंग द नेशंस. और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया शुरू में भी हमारे एक जज थे नागेंद्र सिंह, ही वाज द फर्स्ट जज to get elected for that position as the International Court of Justice. And currently also we have Dalwir Bhandari, second times consecutively he had been elected as the judge of International Court of Justice. Secretariat, इन सारे कामों को निपटाने के लिए एक सेक्रेटारिएट होना चाहिए जो उनके पास है, and that's located in New York. And they had a Secretary General. He is the chief, you can say the CEO, the Chief Executive Officer of the United Nations, elected for the 5 years, and currently it's being headed by Antonio Guterres of Portugal, and his term is going to expire in January 2020. इसके अलावा और भी कई ऑर्गन्स हैं जो आप नाम सुनते होंगे. WHO आजकल बहुत ही न्यूज में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, these are all subsidiary organs working at the behest and on the behalf of United Nations
to promote all kind of collaborative activities among the nations. WHO आजकल खासे चर्चे में, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सिविल एविएशन ICAO, उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उसको डिसाइड करती है, उसको फिक्स करती है, और इसके अलावा यूनिसेफ है जो बच्चों के न्यूट्रिशन और उनके एजुकेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में हेल्प वगैरह देती है। तो ये जो इतने सारे ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं, सब्सिडियरी ग्रुप्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, विच वर्क्स इन द यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस क्यों इंपॉर्टेंट। एक सवाल आता है, बीइंग एन इंडियन वी ऑलवेज सस्पेक्ट इट्स पर्टिकुलर ऑर्गन्स दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है जहाँ पे 5 मेंबर, जो 5 दादा है, ये वही 5 दादा है हु वेर द आर्किटेक्ट टू क्रिएट द यूनाइटेड नेशंस। और ये 5 इंपॉर्टेंट नेशन जो विक्टर नेशंस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने लिए वीटो पावर रखेंगे, यानी कि हमारे हित के खिलाफ जो भी कोई डिसीजन आएगा उसको हम वीटो पावर के थ्रू वो कर देंगे, और सब नेशंस को ये वीटो पावर नहीं है। अब इंडिया, और इंडिया ऐसे कई कंट्री कहती है कि दैट वाज द रियलिटी ऑफ 1940s और 20th century. 21st century belongs to the nations which had become economically an emerging nation and a very powerful nation. So why can't we rejig the so-called structure of Security Council, where we should also allow these nations to take decisions on the vital matters? और इंडिया ने कहा कि हम केवल अपने लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे जैसे और कई कंट्री हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, केन्या हो, हर एक कॉन्टिनेंट्स में है ऐसे नेशन जिनको ये चीज या ये वॉइस या ये अधिकार देना चाहिए। आइदर यू गिव देम दिस पावर और यू कंप्लीटली एबॉलिश द सो कॉल्ड वीटो पावर, और इसका खामियाजा हमें कई बार भुगतना पड़ता है। अभी आप देखेंगे जब इंडिया ने कहा था सिक्योरिटी काउंसिल और हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए इसमें वीटो सिक्योरिटी काउंसिल का, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि वेदर चाइना वुड अलाउ इट, क्योंकि चाइना हैज अ वीटो पावर एज अ मेजर इंपॉर्टेंट पावर। Sir, what is veto power? यस Sir, what is यस सर वीटो पावर क्या होता है? ये इससे सबसे बड़ा सवाल है। तो जब तक वीटो पावर रहेगा तब तक हम कैसे, और उसके बाद 2000 के बाद कॉफी अनान डॉक्ट्रिन के बाद वी डोंट हैव एनी फर्दर डिस्कशन टू रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन। और जो समय की मांग है कि यूनाइटेड नेशंस जो है इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल ड्यूटीफुली इन द करंट टाइम एंड करंट रिक्वायरमेंट। WHO की बहुत ज्यादा फजीहत हुई कि why WHO has been very late in informing the nations that the COVID kind disease has occurred, and that this is why you can see that कि WHO फिर क्यों लोग फिर इसकी जरूरत क्यों है when they are unable to inform us। तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी जो चीजें हैं, इसके लिए ये इंडिया और कई सारे कंट्रीज ने कहा कि वी नीड टू रिवैम्प यूनाइटेड नेशंस बाय गिविंग देम ए ग्रेटर डेमोक्रेटिक बेस एंड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये कई बार होता है कि ये चाहिए। और इसके अलावा और भी फैक्ट्स हैं कि और जो ऑर्गन्स हैं, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक और भी इशूज आता है यूनाइटेड नेशंस में कि जो कंट्रीब्यूशंस हैं, कई सारे जो कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस हैं जो कंट्रीज देती हैं यूनाइटेड नेशंस के, बहुत सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हैं, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्री जिनको देना था वो दे नहीं पाते हैं, और इस कारण से कई सारे प्रोजेक्ट्स उनके रुक जाते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये करूंगा, यूनाइटेड नेशंस की इनिशिएटिव थी अर्थ समिट, नाम सुना होगा। अर्थ समिट वाज नथिंग एल्स बट टू गिव ए क्लाइमेट जस्टिस टू ऑल द नेशंस। जो हम नेशंस अभी पीड़ित हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, ये अब एक जेन्युइन प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है, और इन सब से निजात पाने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि नेशंस शुड रिड्यूस देयर कार्बन इम्प्रिंट और कार्बन इमिशंस, और इसके लिए हर एक नेशंस को कुछ न कुछ बलिदान देना पड़ेगा, यानी कि दे हैव टू रिड्यूस देयर emissions and also to please themselves that they are going to protect the biological diversity। biodiversity भी बहुत बड़ा इशू है, biological diversity जो है बिल्कुल खत्म होने के कगार पे। फॉरेस्ट जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है, एंड इट्स a collective responsibility for all the nations to undertake
the forest protections and forest management. Declaration of Environment and Development, Sustainable Development and Agenda 21 एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी है जो हम लोगों ने शायद आज हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे. वी डोंट हैव, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, परहैप्स वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी कि एक गोल था जिस गोल को 2030 कर दिया गया है. वहां पे ये कि बना था. इंडिया वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशन, 51 नेशंस थे उस समय में और इंडिया वाज वन ऑफ देम. एंड फ्रॉम देन एंड टिल नाउ इंडिया हैड ऑलवेज टेकन a very important positions and given greater weight to United Nations. हमने कभी यूनाइटेड नेशंस को वो नहीं किया, लेट डाउन नहीं किया. जब कभी यूनाइटेड नेशंस दे हैड कॉल्ड फॉर आवर असिस्टेंस, वी हैव गिवन देम आइदर बाय गिविंग द economic assistance or by giving all other kind of assistance to other nations, either through United Nations or through other organizations. तो ये जो चीजें हैं, तो वो अगर ये सवाल आता है कि हमारा जब रिफॉर्म होगा तो उसमें इंडिया का या इंडिया के लिए कुछ होना चाहिए या नहीं, ये सवाल ये सब्जेक्टिव है. इसको अगर हम डिस्कस करेंगे फैक्चुअली डजंट मेक मच सेंस हियर, लेकिन ये एक फैक्चुअल सवाल. आप देखेंगे अर्थ समिट, इसके बाद फिर और भी हुआ था. अर्थ समिट से हम लोग कई बार आगे बढ़े और वो आगे ये था कि पेरिस क्लाइमेट डील, जिस डील में जिसको अब तक का सबसे बड़ा डील माना जाता है अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस. बट देन it suffered a huge setback when Donald Trump, when he had come to power in the United States, he said unilaterally that United States is not going to be the party of this deal and we are going to withdraw because this deal is not favoring United States. Because United States would have a lot of gag, lot of restrictions and other states would have a lot of leverage. तो ये जो डील था उस यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस किया और उसके बाद इस डील की जो फ्यूचर थी वही क्वेश्चनेबल हो गई. फिर अभी सुनने में आ रहा कि जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, he wanted to revive and he want the United States to be the party to that deal because this deal is very important for the health of the nation. जिस तरह की डिजीज हो रहे हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहां पे, क्लाइमेट आपके घर की चीज है, ये हर एक नेशंस को इफेक्ट करता है एंड इक्वली, और गरीब को ज्यादा इफेक्ट करता है. इसीलिए ये सबके एंड गुड काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज. जैसे कि आपने देखा हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हमें प्रवचन देते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग अभी भी गांव में चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं. यस, वी डू इट. हमने कई सारे स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन हमें अच्छी एनर्जी या अच्छा ईंधन भी तो मिले. उसके लिए एनर्जी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए एंड दैट वी डोंट हैव, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव. तो इसके लिए इन नेशंस को तो आगे आना पड़ेगा. ये जो है ये जो सवाल है कि हम केवल अब ग्रीन टेक्नोलॉजी अपने यूज के लिए रखें और आपको हम औने पौने दाम में बेचेंगे, यानी कि आपको हम उस पैसे पे देंगे, आपको हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, सामान देंगे. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी डोंट वांट एंड अदर नेशंस दे कैन अफोर्ड टू डू सो बिकॉज़ दे डोंट हैव रिसोर्सेज. तो ये सब जो सवाल है ये सब आया था इसमें क्लाइमेट डील में. इसके अलावा और भी कई सारी डील्स हुई थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बीजिंग डिक्लेरेशन जहाँ पे जेंडर पैरिटी की बात की गई थी, पूरे विश्व में महिलाओं की स्थिति को अच्छे बनाने के लिए, और कई सारे जैसे सीडा एक पैक्ट था वो साइन किया. क्योंकि टाइम बहुत कम था और हमारे लिए 1 घंटे में इतने सारी चीज को एड्रेस करना पॉसिबल नहीं था. सो परहैप्स दिस इज वेयर वी कैन स्टॉप एंड आई कैन टेक 2 or 3 क्वेश्चंस इफ यू हैव. ठीक है? हेलो. यस. Yes, sir. Correct me if I am wrong. So you said our relations with Nepal and Pakistan, but our relation is very good with Nepal. So in that question, in that context, I would like to ask a question. In international politics, no nation is like
certain about one thing, that is going to be we will in favor of those nation, or will have a conflict with that nation. So in international politics, there is a saying, right? No nation is a friend, or no nation is a enemy for the very long time. The point is very good. I think if you take Nepal as an example of India-Nepal relationship, I think that we need to go back into the history. The 1950 Indo-Nepal Friendship Treaty that undergirded the India-Nepal relationship. From then until now, Nepal is a changed Nepal. Nepal is not the same Nepal which we have in 1950. Nepal was having Rajshahi. जब राजशाही वहाँ पे खत्म हुई, उसके बाद नेपाल में you have a lot of change. The young generation has come, the communist government has come, and they had from the beginning an anti-India bias, because they always believe that India is behaving like a big brother. अगर आप देखेंगे कि पीस कीपिंग ऑपरेशन जब नेपाल में भूकंप आया था, India was the first state to take a call, and we have sent our army and all these national disaster response team to take care and to take shelter in Kathmandu, and they have done a very good job, commendable job. लेकिन उसके बाद नेपाल को और जो उनके पड़ोसी कंट्रीज थे, उन्होंने उनको उकसाना शुरू किया कि इंडिया इज स्टिल टेकिंग इट एज ए बिग ब्रदरली ट्रीटमेंट. और ये जो बिग ब्रदर का जो एटीट्यूड है, नेपाल का जो नया जनरेशन है या नेपाल की जो नई सरकार, वो कहती है दिस शुड बी रिलेशन बिटवीन इक्वल्स, पैरिटी. So I would like to highlight some point. Yes. In the recent times, we have seen how the China is interrupting Nepal, and how the foreign policy has changed with regards to the India. That's why in that context, I was highlighting that Nepal, no such nations can have a permanent relations with other nation. It's all about national interest. Whenever we would have a national interest with Pakistan, we would like to lie with them. Definitely. And when we have a... Yes, that's true. Yes, another question, Khushi Rani? Yes, sir. Thank you, sir. Do you have any questions? I think somebody is pointing out. If you don't have question, kindly mute yourself. All right. Point is significant, but point is that a nation's foreign policy is being built up on multiple bases and multiple dimensions. Even though when India had a fierce fight with China, and even today, Chinese company and China is the biggest partner in the many development projects going on in this country. So you see that the era of foreign policy in isolation had changed completely. Are you getting my point? So yes, that would continue till the point your border disputes are there, and perhaps China has its own reasoning, India also has its own reasoning. But our economic interest, and this is a very important interest between India and China, which neither India is willing to lose nor China is willing to lose. So that continued to. So then yes, how sir. we can... the objective Yes. is like nation interest. Yes? Objective, we will say more precisely, it's the nation interest we serve through it, and the main objective is just that national interest. But then what is the national interest? Can anyone define at any point of time what is the best interest of a nation? National interest, ऐसी चीज़ है, is very abstract idea. It depends upon the situations permit and your strength allows, you can have a different kind of words and different kind of mouth organs. When the situation retracts, you can have a different kind of things. So foreign policy, you can see the very practical and pragmatic approach. And the time had come for all the countries. Kenneth Walls was the very earliest political philosophers to say that neorealism, that we have to make and mold our foreign policy in the way that would suit our interests best. So why and why not? We don't have any answer for that. Why Nepal is behaving which Nepal should not have behaved. Why China is doing which China is not doing. Why China want to create more problems, taking, you can say, asserting more regions by engaging India on multiple borders. केवल लद्दाख नहीं, पहले अरुणाचल में थे, फिर लद्दाख थे, फिर सिक्किम है, यानी कि चारों तरफ से इंडिया को इस तरह से घेर लो कि इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस दे वुड गेट डिवाइड, एंड इट्स वेरी
easy for them, and we know their designs. Chinese, वो जो ड्रैगन्स वाला जो उनका है, जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हर एक नेशन से एक तरह से डिप्लॉय करती है. So that would be the part and parcel of all the foreign policy. But the point is that we need to understand that how Indian policy had taken a great shift, paradigm shift, and 3 important milestones we have touched upon so far. The first was the Nehru and Nehruvian era, that also included the other prime ministers after Nehru, that those prime ministers continue to have the policy of Jawaharlal Nehru, the peace, friendship, international helps to the other nations. Then we have the Vajpayee era, that for the first time we have pragmatism coming onto the central stage of the foreign policy making, completely shifting and decimating the so-called realism. And then we have the Modi era, the era which had mixed the mercantile interest with the interest of a nation. And by doing these things in many ways, so perhaps this is what you can see, the gist and crux of the whole meeting, whole foreign policy. Any other point? No, sir. Any other? I think, is there time, or we should continue, or we should finish here? So we should finish. Actually, more than enough, sir. Tomorrow, I think we'll be taking a more deeper interpretation of India's foreign policy, though our topic is very smaller there, SAARC, but then it should be all regional organizations. Or there are many organizations. I think we have not touched upon even a single organization in smaller details: international organization, regional organization, and the bilateral organizations. So those organizations will be touched upon tomorrow. I think it's enough. Yes, any other question? Last question I'm taking. Any question? No, sir. No, sir. No, sir. I have no समझ में question. आया है क्या कि मैं थोड़ा? PDF. Yes. Sir, सिद्धार्थ चौधरी. सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ पे कांटेक्ट होगा. लेकिन चूंकि आपका जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स आता है, थोड़ा सा मैं फैक्चुअल कम रहा हूँ. बट माय एडवाइस इज टू यू कि जो फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दीजिए. आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम यही सब आते हैं. यस हाँ, बताइए. सर ये जो है ना पॉलिटिकल साइंस, वो ऑनर्स पेपर है, तो जैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम तो हो ही सकता है. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है. Everybody is free to contact me. I think you can get the contact number from the source where they had given you. But then I think I would continue to have the deliberations tomorrow. From the point where we have left, we'll be touching upon India's foreign policy in greater details relative to South Asia and the neighborhood. So thank you so much for patiently listening. So much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks, sir. Thanks, sir. Thank you a lot, sir. Thank you, sir. सर आपका कांटेक्ट नंबर. कॉन्टैक्ट नंबर कल मैं दे दूंगा, डायलॉग बॉक्स में दे दूंगा. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. Sir, please take me your mobile number, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, welcome. Hello, sir. हाँ बताइए. Sir, if you got a few minutes, I'd like to ask something. Yes. So basically, I want to ask you that
from the objective perspective, how we can just make our objective ready, how we can, I mean, complete the whole section as it is not possible to complete as it whole. So how we can prepare it, how to prepare Yeah, it. from the examination standpoint. Yes, sir, examination from the any competitive examination. I guess you need to have the basic facts, how and when this organization had come up, what were the points, what were the agenda. The question I have seen just now, I don't have any, I have not seen the question paper also. So yesterday I got to see some questions where the facts are very important, very basic questions they ask. Pansil कब sign हुआ, what are these things, what do you mean by the BIMSTEC का full form क्या है, BRICS का full form. So these very basic questions they would be asking. And my suggestion is that if you read the I'm not asking in the context of this GS paper examination. I'm asking in the context of competitive examinations. As form. Competitive exams के लिए तो you have to have a very good deliverable mix of both facts Yes, and sir. the reasoning. वहाँ पे तो केवल facts नहीं चाहिए. You need to have the very wider, you can say, the depth and understanding of these subjects. So I was going through questions. I was just going through some questions, and I have read some terms like liberalism, and Yes. concept was very much clear to me, but I didn't get to complete the sort of questions that I was asking. I was wrong at some point of time. That's why Yes. I just used to ask you how we can prepare it. Yeah, you can have my number also. I think this forum is not the right forum where you can have all the. You can talk me individually also. I can give you the. You can have this. All right. Okay, tomorrow. So I think the screen is not being shown here. So I'll give you my number or email where you can have discussion. Okay. Okay. Thank you, sir. So we are ending the session today, now. Yeah. Should we wind up the session? So who would say we should wind up the session? Ganesh ji, are you there or not? I am Gangesh Kumar Jha. Ganesh ji is there or not? Yes.